अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9B जिसके क्वेश्चंस जिनकी डिटेल जो है हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग अपनी काइंडली बुक जो है वो ओपन करके रखिएगा ताकि मेरे पास जो इमेजेस थी क्वेश्चंस की वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो अगर कोई वैल्यू आपको इस पिक्चर में समझ ना आए तो वो अपनी बुक से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही कि रेक्टेंगल क्या होता है। अब ये जो है हमारे पास रेक्टेंगल, इसके जो चारों कॉर्नर जो हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसकी ये ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। ये दो ऑपोजिट साइड और ये दो ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। ये दो आपस में पैरेलल हैं और ये दो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमने फर्स्ट फाइंड करना है वो ए है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की और बी की वैल्यू हमने बतानी है कि क्या होगी। अब हमें पता है कि जो उसका एक कॉर्नर होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट पे ए और 54 मौजूद है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए प्लस 54 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के है। तो हमने 54 फाइंड करना है, सॉरी ए फाइंड करना है, तो 54 इस तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम 54 को उस तरफ ले जाते हैं, तो ए इज इक्वल टू 90 माइनस 54। तो माइनस कीजिए तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ए की वैल्यू, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से जब इन पैरेलल लाइंस के बीच में से ऐसे कोई लाइन जाती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें अल्टरनेट एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल और ये एंगल जो है ना ये अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये ए और बी जो हैं ये आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये बी इज इक्वल टू ए बिकॉज ये आपस में क्या है अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ए की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू भी हमारे पास वही आएगी, बी की वैल्यू भी वही आएगी जो ए की वैल्यू थी। तो यहाँ पे बेटा हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसमें आप बेटा इसका जो रेफरेंस है वो आप दे सकते हो, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, इसका जो आपने रेफरेंस देना है वो देना है क्या कि बी सी डी जो था वो क्या है इज अ राइट एंगल, ठीक है। इसका आपने रेफरेंस ये दे दिया और नीचे वाले का मैंने आपको बता दिया था कि ये अल्टरनेट एंगल है। वो क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके डी सी के। तो इस तरह से ये आपका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा। पार्ट बी है बेटा हमारे पास, जिसमें हम बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल मौजूद है, अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल मौजूद है। तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन में इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे सी बी
ई। सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास 90 का होगा। ठीक है, तो हम इजीली यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलें करते हैं फाइंड। तो जी हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब इसका रेफरेंस क्या है कि एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल होता है 180 के। सम ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारे पास है सी बी ई। ठीक है, अब ई की वैल्यू क्या है वो है सी जो कि हमने फाइंड करना है। बी की वैल्यू क्या है 90। सी की वैल्यू क्या है इस वाले सी की, एंगल सी जो है वो है 39 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कीजिए तो हमारे पास वैल्यू आएगी 129 इज इक्वल टू 180। तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 129। ठीक है बेटा, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 51। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जी हमने फाइंड क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो आपके पास ये ट्राइंगल बनता है DEC। ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे D आपने फाइंड करना है। 78 तो आपके पास एक वैल्यू मौजूद है लेकिन यहाँ से दूसरी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ गौर करें कि C, ये वाला C और ये वाली साइड ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट हैं। क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस पे जब कोई लाइन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें ये वाले जो एंगल हैं हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो इस लिहाज से C और ये वाला जो एंगल है वो ऑल्टरनेट कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि D, एंगल D C E जो है वो इक्वल है एंगल C E B के, क्योंकि ये आपस में क्या है ऑल्टरनेट है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ये डी सी ई देखेंगे तो आपके पास ये डी सी ई ये वाला एंगल जो बीच में हमारे पास अल्फाबेट होता है एंगल उसके ऊपर बनता है। ठीक है, जिसके ऊपर कैप है। अब दूसरा सी ई बी, अब ये सी ई बी ये वाली साइड, तो ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है वो मैंने बता दिया। अब इसकी वैल्यू जो थी हमने निकाली 51, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 51। तो हम यहाँ पे बताएंगे एंगल डी सी ई जो है वो भी क्या होगा 51। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हमने जो मेन चीज़ है हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले डी की वो फाइंड करते हैं। चलें जी, अब हम ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, ट्राइंगल लेंगे डी सी ई। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास एंगल डी होगा फिर प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, क्योंकि ट्राइंगल ये है तो इसके अकॉर्डिंग सी का एंगल जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो पुट करेंगे, इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग डी की जो वैल्यू होगी वो पुट करेंगे। ये जो इक्वल हैं वो हैं 180 के। अब उसका रेफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ट्राइंगल ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। अब डी की वैल्यू क्या है जी, वो ये स्मॉल डी है प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 51। ठीक है, और ई क्या है हमारे पास 78 इज इक्वल टू 180। अब जी क्या होगा 51 प्लस 78 करें
9 और ये 129 इज इक्वल टू 180। डी इज इक्वल टू 180 माइनस 129। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 51। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, जिसमें हमारे पास पैरेललोग्राम दी गई है। पहले हम पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कुछ इस टाइप की हमारे पास पैरेललोग्राम होती है। अब इसमें भी जो है ये समझें कि रेक्टेंगल का जो है वो भाई है, ठीक है, बस वो थोड़ा सादा है, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। भाई दोनों एक जैसे नहीं होते ना, थोड़े गड़बड़ होती है दोनों में, ऊंच नीच होती है, 19-20 का फ़र्क होता है। तो यहाँ भी वैसा ही काम है कि इनकी ये जो ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल भी होगी और पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स दोनों सेम होंगी, ओके, लेकिन डिफरेंट होंगी। ये वाली जो है वो इसकी इक्वल नहीं होगी, पर ये जो है इसके इक्वल होगी, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी शो हो रहा है, इस डायग्राम में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एंगल जो हैं वो 90 के नहीं होते, और तीसरी चीज़ ये कि इसके जो ऑपोजिट एंगल हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि ये वाले सेम हैं आपस में, और ये एंगल जो हैं ये आपस में सेम होंगे, ये वाले। ठीक हो गया बेटा? चलिए अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में उन्होंने हमें कहा है कि ए की वैल्यू बताइए और बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपोजिट एंगल जो हैं पैरेललोग्राम में वो सेम होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी? 106। अब उसकी वजह क्या है? हम बता देंगे कि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल है किसका? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। बल्कि आप इस तरह नहीं बोलते, आप कहें बल्कि यहाँ पे ना आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पैरेलल, ये पैरेलल का साइन हो गया और साथ लिखते हैं ग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट एंगल। क्लियर? अब जी बी फाइंड करना है हमने। बी जो है वो इक्वल है 48 के। अब वो क्यों बेटा? क्योंकि ये आपस में अल्टरनेट एंगल है। हमने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में भी कि ये इस टाइप में बना हुआ है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल ना, तो यहाँ से इस तरीके से आ रही है आपके पास, तो ये और ये जो है साइड आपस में क्या होगी? अल्टरनेट होगी, क्योंकि ये और ये जो है ये भी आपस में सेम है, पैरेलल है। क्लियर हुई बात? तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। हमने ऊपर क्या मेंशन किया था? अल्टरनेट एंगल, और उसकी वजह क्या है? ए डी पैरेलल है बी सी के। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी पार्ट जो है उस पे आ जाते हैं। बी पार्ट में उसने कहा है कि 5c की वैल्यू बता, सी की वैल्यू बताइए और डी की वैल्यू भी बताइए। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास कि ये जो पैरेललोग्राम होती है, हमने ऊपर भी डिस्कस की थी, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि इसकी जो एक साइड होती है, एक साइड के जो दो एंगल्स हैं उनका सम भी किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 180 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम 5c प्लस 4c करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं उनके इंटीरियर एंगल जो हैं उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। जैसा कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने एक एंगल इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके ये जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये दो आपस में इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम
180 के इक्वल होगा। ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन ये जो है और ये और ये दो आपस में इंटीरियर एंगल नहीं बनेंगे, ये अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये और ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस क्लासेस में आपने 2 चीज़ें पढ़ी होंगी वो भी याद आ गई होंगी। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 5c + 4c इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स किसकी हैं? ए बी पैरेलल है डी सी के। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास 9c इज इक्वल टू 180 और c इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20। क्या मतलब हुआ इसका कि c की वैल्यू हमारे पास आई 20, ठीक है। c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 2d इक्वल टू 4c। वो क्यों? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास d 2d इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू थी 20, 2d एज इट इज वैसे 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 आ गया। 2 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास d इज इक्वल टू 80/2 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास काइट मौजूद है। काइट शेप में एक हमारे पास डायग्राम मौजूद है, ये कुछ इस शेप में बनी हुई है, ठीक है। अब हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल नहीं होती। अब जैसे कि ये वाली जो साइड है ये इसके ऑपोजिट है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो इक्वल होंगी वो हैं ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। एक ही लाइन के ऊपर जब हमारे पास दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास एंगल्स बनते हैं ये आपस में क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने 6th क्लास में इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया होगा। तो हम अब इस पे डिस्कस करते हैं काइट पे कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये दो आपस में इक्वल होंगे साइड्स, और ये वाली साइड जो है वो इसकी इक्वल होगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड जो है वो इसकी इक्वल होगी, ठीक है। सेम ऐसी डायग्राम के अंदर ये इसके इक्वल हो गई और ये इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अब अगर हम देखें 9A में हमने ना डिस्कस की थी कुछ इस टाइप के ट्रायंगल, याद आया कुछ? हाँ जी, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये 2 एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास A और ये वाली जो साइड है ये भी A ही कहलाएगी, और अगर नीचे 61 है तो ये वाली साइड भी जो है वो 61 कहलाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और इसमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, समझ गए हो? चलें अब हम शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन कि हमने इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। वो उसके लिए तो मैंने आपको काइट के बारे में, इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से लेते हैं जिसका नाम देते हैं ए डी और सी, ऊपर वाली ट्रायंगल जो कुछ इस शेप में है, जिसमें ये दोनों साइडें क्या हैं, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है जी, स्मॉल है,
डी की वैल्यू क्या है 100, सी की वैल्यू क्या है जी वो भी ए होगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये ए है तो ये भी ए होगा, इज इक्वल टू 180। ए प्लस ए दोनों वेरिएबल्स हैं तो ये 2a हो जाएगा। 100 को एज इट इज़ वैसे रखते हैं अभी फ़िलहाल, इज इक्वल टू 180। 100 उस तरफ ले जाएं, इस तरफ प्लस में है, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 100, तो हमारे पास 80 वैल्यू आ जाएगी और इस तरफ 2a। हमने तो फाइंड a करना है तो 2 को डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ, तो 80 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आई 40। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास बी फाइंड करना है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल है जी हमारे पास ए बी सी। ठीक है, अब ये ट्राइंगल लेते हैं। अब इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है जी, वो भी 61 होगी क्योंकि ये 61 है। ये जो ट्राइंगल है ये कौन सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ से हम इसका भी नाम दे देते हैं, ये भी कौन सी है आइसोसेलेस। तो 61 प्लस बी पे है हमारे पास, बी जो फाइंड करना है, सी पे हमारे पास 61 है, इज इक्वल टू 180। तो जी 61 प्लस 61 122 प्लस बी इक्वल टू 180। 122 को आप उस तरफ ले जाएं तो b इज इक्वल टू 180 माइनस 122, तो आपके पास 58 जो है वो आंसर आ जाएगा बी का। ठीक है बेटा, ये पार्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास काइट है, लेकिन अब थोड़ी सी वो लेटी हुई है, पहले उड़ रही थी अब हमने इसको ज़मीन पे रख दी। सिस्टम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस ट्राइंगल में हमने फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है। तो सी के लिए हम क्या करेंगे अब, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ बेटा, ये अगर ये हमारे पास 40 है तो ये भी 40 होगा। अब इसकी क्या वजह है, क्योंकि अब ये देखें, अगर हम इस टाइप की ही एक डायग्राम बनाएं, ये कुछ यूँ, तो इसको हमने बीच से एक डायगोनल बना दिया है। ठीक है, हाफ हमने डिवाइड कर दिया है, तो अब जो ये वाली साइड है सेम वो ही इस साइड पे भी होगी। ठीक है, जो यहाँ पे है वो ही सेम इस साइड पे भी होगी हमारे पास, मतलब सिमेट्री शेप बन गई, ये सिमेट्री लाइन आ गई बीच में। वैसे तो ये डायगोनल लाइन है लेकिन हम इसको सिमेट्री लाइन भी कह सकते हैं। सिमेट्री लाइन वो होती है जो किसी भी इमेज फिगर को जो इक्वल कट कर दे, जिसमें अगर हम उसको दो हिस्सों में कट कर रहे हैं तो दोनों हिस्से जो हैं, दोनों पार्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहें। तो अब हमारे पास अगर एक साइड हम 40 बनती है तो दूसरी साइड भी 40 बनेगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे ए डी सी। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल ए की वैल्यू क्या हो प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिख देंगे हम। ए की वैल्यू हमारे पास 40 हो जाएगी, डी की वैल्यू हमने सी फाइंड करनी है और सी पे जो है हमारे पास 26 है, इज इक्वल टू 180। 40 प्लस 26 हमारे पास 66 हो जाएगा, प्लस सी इज इक्वल टू 180। 66 को उस तरफ ले जाएं तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 66, तो माइनस कीजिए 4 1 1, तो ये जी बेटा हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हमने इसमें हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, तो स्क्वायर के बारे में हम पहले थोड़ा सा हाँ नो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर क्या बना है। ठीक है, तो ये
कुछ हमारे पास इस टाइप का होता है। अब इसमें जो 4 साइडें होती हैं इसकी और चारों साइडें जो हैं इसकी वो इक्वल होती हैं। ये सारी आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, एक जैसी हैं। और इसमें जो अपोज़िट साइड हैं वो आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा आप लोग। और इसकी जो डायगोनल्स हैं ना, इनके डायगोनल्स के बीच में भी जो है वो 90 का एंगल बनता है। यहाँ पे तो नहीं बन रहा खैर, लेकिन ये जो है 90 का एंगल बनता है। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें थोड़ी-सी मिस्टेक नहीं है, मतलब कि शेप उन्होंने थोड़ा चेंज की है कन्फ्यूज़ करने के लिए। ये वाला डायगोनल जो है ना वो कुछ इस एज पे नहीं मिल रहा, उससे पहले ही नीचे आ गया, टच हो गया है, ठीक है? तो अब इसकी वजह से जो है ये आपके पास डायगोनल जो हैं आपस में इंटरसेक्ट 90 पे नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 80 बताया है कि ये जो है हमारे पास 82 है। और ये एंगल हमने बी जो है वो बताना है क्या होगा? ए जो है उन्होंने दिया हुआ है हमें क्या? वो बल के फाइंड करना है हमने। और नीचे यहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू है, क्या है लिखा हुआ वैल्यू, वो देख लेते हैं। बुक में देखिएगा आप। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने ए लिखा हुआ है। अच्छा, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम अपने मेन उसके ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर। तो ट्रायंगल के बारे में समझ आ गई है। इसके वैसे ये जो साइडें हैं ये भी 90 की बनती हैं। अगर ये बीच से हमारे पास इंटरसेक्ट को हो रही हो तो हमारे पास ये इसका हाफ जो है वो 45 बन जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 90, इसका हाफ जो है हमारे पास 45। अब अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दी है उसमें देखें तो ए और सी के तक का जो डिस्टेंस है इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो इट मीन्स कि ये जो 90 था उसका इन्होंने हाफ किया हुआ है। तो उस हाफ से हमारे पास ये भी 45 बन जाएगी ये साइड, और ये साइड भी हमारे पास 45 बन जाएगी। तो चलें जी हम पहले ए फाइंड कर लेते हैं। ए के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ए को हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एक लाइन बताएंगे कि ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एंगल हमारे पास दो हैं, एक 82 है और एक ये है। तो इसके ऊपर हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं वो एक है हमारे पास एंगल सी ई। यहाँ पे हमारे पास बीच में हम इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए ई सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ए है, ये सी है और ये ई है और वो सी है। सी ई डी प्लस एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 180। सी ई डी समझ आ गई? यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल। और डी ई ए समझ आ गई? यहाँ से ये वाला एंगल। तो जी ये हम दोनों इन दोनों को ऐड करें तो 180 के इक्वल बनता है। अब इसमें एक एंगल मौजूद है सी ई डी, वो क्या है 82 प्लस एंगल डी ई ए टू 180 180 82 को उस तरफ ले जाएं तो एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 180 माइनस 82। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 80 माइनस 100 98 एंगल डी ई ए। अब 98 कौन सा एंगल आया है हमारे पास? ये वाला, ये हमारे पास 98 आ गया। उसको हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें ए फाइंड करना था। ए फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला एंगल होना ज़रूरी था और ये इसका हमें पता है ये 45 बनेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि डी एंगल डी ए बी इज अ राइट।
तो हमारे पास यहाँ पे डी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, जो कि है 45। क्लियर? अब जी हम ट्राइंगल लेंगे डी ई ए। इस एंगल के अंदर हमारे पास एक एंगल डी है प्लस एंगल ई है प्लस एंगल है, ये हो जाएगा। ठीक है, डी हमारे पास क्या है, ए जो कि फाइंड करना है। ई पे हमारे पास था 98 और ए पे हमारे पास 45 है, इज इक्वल टू 180। ठीक, अब 98 प्लस 45 कर लीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, 8 और 5 13, 3 1 कैरी 143 इज इक्वल टू 180। 143 को उस तरफ माइनस कर दें, ए इज इक्वल टू 180 माइनस 143। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 737। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बेटा। अब हम बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, आपने गौर करना है कि यहाँ पे ये 82 है तो ये भी 82 होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एंगल डी ई सी इक्वल है एंगल ए ई एफ के, और वो कितना है, 82। अब जी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 45 प्लस 82 इज इक्वल टू बी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, अब उसके लिए बात ये है कि हमने 9A में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये जो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो है ये बी के ऑपोजिट है और इन ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद है, तो इन दोनों का सम जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्राइंगल। तो 45 प्लस 82 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू बी, या आप इस तरह लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 127। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक्यूरेट स्क्वायर मौजूद है, पिछला भी एक्यूरेट था, बस उसके जो डायगोनल था ना वो एक थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ था। यहाँ पे जो है डायगोनल भी एक्यूरेट है हमारे पास। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो एंगल हैं ये 90 के बनेंगे, इनके डायगोनल जो हैं आपस में इंटरसेक्ट जो हैं वो 90 पे करेंगे। अब एक जो डायगोनल है ना हमारे पास ऊपर वाला, इसके बीच में एक इन्होंने ट्राइंगल बना दी, ये कुछ इस शेप में, और कहा है कि ये भी सी है और ये भी सी है। तो उससे हमें ये वाली जो शेप है ना, ये शेप मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, ये वाली जो शेप है ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये दोनों डायगोनल जो हैं एक ये और एक ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड जो हैं वो सेम होती हैं और 90 की होती हैं। ठीक है, अब अगर इनको इक्वल बीच में से कट किया गया है तो जाहिर सी बात है फिर ये 40-45 में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई? तो अब हमारे पास इस डायग्राम पे आते हैं
और हम एक ट्राइंगल लेते हैं जिसका नाम है CFE, ठीक है, जो कि क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब इसमें हमारे पास एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल C इक्वल हो जाएगा 180। ये भी आपको पता है, एंगल्स का सम जो है, सम ऑफ ट्राइंगल। तो जी एंगल F जो है वो C है, E भी जो है वो भी C है। यहाँ पे डायग्राम जो है वो एक्यूरेट नज़र नहीं आ रही, आप अपने बुक में देख सकते हैं। और एंगल C जो है वो हमारे पास 45 होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये बिल्कुल एक्यूरेट कट हुआ डायगोनल, तो ये हमारे पास 45 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो अब C प्लस C 2C प्लस 45 इक्वल टू 180। 45 उस तरफ ले जाएंगे, 2C इज इक्वल टू 180 माइनस 45। 45 माइनस करने तो आपके पास कितनी वैल्यू रह जाएगी 135। 2C इज इक्वल टू 135 और C इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 2। तो आज इसकी वैल्यू कितनी है, 2 6 12, 1 कैरी, 2 7 14.5। तो ये आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास D है। अब उसके लिए हम ना क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये बीच में ये 90 का एंगल बनता है, ठीक है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एंगल DAC जो है इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास D प्लस C जो है इज इक्वल टू 90 के हो जाएगा, क्योंकि आप डायग्राम में गौर करें तो इस 90 के एंगल के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक D है और एक C है। तो उन दोनों का सम जो है वो 90 के हो जाएगा। अब C हमारे पास कितना आया है, 67.5 इज इक्वल टू 90। 67.5 को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास D इज इक्वल टू 90 माइनस 67.5। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 5.92। यहाँ आपके पास 22.5। तो ये बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी D की, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा उन्होंने हमें दिया है रोम्बस। रोम्बस जो है उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम। रोम्बस जो है ये भाई है स्क्वायर का, ठीक है। हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगल जो है भाई है पैरेललोग्राम का, और रोम्बस जो भाई है वो है स्क्वायर का। मतलब कि इसकी भी चारों साइडें एक जैसी होती हैं, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारी सेम होती हैं, लेकिन इनमें जो फ़र्क है ना वो इनके एंगल्स का फ़र्क है। उसके चारों एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं, इसमें जो है ये ऑपोजिट एंगल जो हैं वो 90 के नहीं होते लेकिन सेम होते हैं, ठीक है। ये और ये सेम होंगे। और तीसरी चीज़ जो कॉमन है इसमें और उसमें कि ये जो हैं ये पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक हो गया। चलें जी अब हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे A फाइंड करना है, तो A ऑपोजिट है 114 के, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि A इक्वल है 114 के, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस हाँ इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये A की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या फाइंड करना है जी, हमने B फाइंड करना है।
अब बेटा एक चीज़ का ख़्याल करना है हमने, एक चीज़ गौर कीजिए आप लोग कि हम इसमें इन्होंने एक डायगोनल लाइन दी हुई है। अब इस डायगोनल लाइन जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। एक्यूरेट होने की वज़ह से इसका ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है? हमने बात की थी कि ये और ये सेम होता है। तो जब ये बीच में से एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट कट हो जाएगा, तो दोनों की साइडें जो हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप बन जाएगा। ये 114 है, ये बी है, तो ये भी क्या होगा? बी। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं, या आप लोगों को इससे ईज़ी कोई मेथड समझ आए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि ए, बी, सी हमने एक ट्रायंगल ली है, ठीक है? जो कि क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके? अब हमारे पास क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। बी की एंगल ए पे जो है वो है बी, एंगल बी है 114 और एंगल सी पे मौजूद है अगेन बी। ठीक है? इज इक्वल टू 1। अब बी प्लस बी, 114 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो 180 माइनस 114, तो आपके पास 180 माइनस 114 कीजिए आप, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है? 66। टू बी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके वैल्यू निकाल सकते हैं। इंसान हो, मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी। तो टू बी इज इक्वल टू 66 आ गया। बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी वहीं रहेगा, 66 से 2 जाएगा तो बी हमारे पास आ जाएगी 33। लो जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बेटा हमारे पास इसका बी पार्ट है। इसमें क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। अच्छा जी, ये भी हमारे पास रोम्बस है। ठीक है? ऑपोजिट साइड प्रॉपर्टीज सारी माइंड में रखिएगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल। ओके? अब यहाँ पे आपने देखिए कि ये एक डायगोनल लाइन आ रही है और ये हमारे पास इस शेप में बना हुआ है। ये डी हमने फाइंड करना है और उसकी एक साइड हमें 38 दी है। तो आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने कहा था कि अगर ये बीच में से एक्यूरेट डायगोनल कट हो रहा हो तो हमारे पास ये क्या बन जाता है? उसका एक पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने एक और चीज़ देखिएगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो कुछ इस तरह से ये डायगोनल कट हो रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ गौर करनी है कि ये 30 ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम दिए ना मैं उसके अकॉर्डिंग बना देता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है और ये बीच में से इस तरह से इन्होंने एंगल बनाया हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? सेम होगा, अल्टरनेट होने की वजह से। ठीक है? किसकी वजह से? अल्टरनेट होने की वजह से ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है 38, तो ये 38 है तो ये भी 38 होगा। सी भी जो है तो यहाँ पे आप बता सकते हो सी इज इक्वल टू 38। वजह क्या है भाई? वजह भी मैंने आपको बताई है कि क्या है, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स हैं क्यों? किसके? क्योंकि ये आपस में क्या है? पैरेलल साइड्स हैं। ए डी पैरेलल बी सी के। ठीक है? ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। अब डी फाइंड करना है। डी के लिए आप क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल लेंगे डी ए बी, और ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया। ओके? तो एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 के ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स
सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो जी हमारे पास डी पे क्या है 38 है, ए पे क्या है जी डी, ये वाला फाइंड करना है, और बी पे क्या होगा वो भी 30 इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 38 कितना होता है 76। दूर दूर करके लिख दिया, हम इसको पास में कर देते हैं थोड़ा सा। 76 प्लस डी इज इक्वल टू 180। 76 उस तरफ ले जाएं तो डी इज इक्वल टू 80 माइनस 76, तो आप पास डी की वैल्यू आ जाएगी 104। ये बेटा आपके आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा सी पार्ट में हमारे पास हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। ये भी रोम्बस ही है हमारे पास, तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी ना वो बेटा हमारे पास 42 होगी। अब उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइन पे जब कोई लाइन थर्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से हमारे पास क्या है इक्वल हो गए। तो ऑल्टरनेट एंगल ऑफ ए बी डी सी, तो हमारे पास ये इसकी रीज़न हो गई। अब हमने फाइंड करना है एफ। अब यहाँ पे आप देखें, अगर ये एफ है तो ये भी एफ होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये शेप कुछ यूं बनी हुई है, बिल्कुल एक्यूरेट बीच से कट किया हुआ है, तो जो ये वैल्यू होगी सेम वही ये वैल्यू होगी। डायग्राम मैंने सही नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम ही होंगी। तो ये एफ है तो ये भी एफ कहलाएगा। ओके, तो हमारे पास, और ये जो है इसके डायगोनल जो हैं वो 90 के होते हैं, ये जो हैं ये 90 के ही। चलें जी, अब शुरू करते हैं हम अपना काम। तो जी यहाँ पे हम जो ट्राइंगल लेंगे, क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हम ट्राइंगल लेंगे डी सी ई वाली, हम ट्राइंगल ले रहे हैं डी ई सी। ओके, और इससे पहले हम बता देंगे कि एंगल ए डी ई, ए डी ई जो है वो इक्वल है एंगल सी डी ई, और ठीक है, इससे हमें ए डी ई और सी डी ई इनके बारे में हमने बता दिया, ये दोनों आपस में क्या है एफ इक्वल हैं, एफ है। अच्छा जी, हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, और यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है जी 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम बता देंगे सम ऑफ ट्राइंगल। ओके, एंगल डी पे हमारे पास वैल्यू क्या है एफ, ई पे क्या है वैल्यू 90, और सी पे हमारे पास वैल्यू क्या है ई की वैल्यू क्या आई थी 42 इज इक्वल टू 180। एफ वैसे ही रहेगा 90 प्लस 42 132 इज इक्वल टू 180, तो इक्वल टू 180 माइनस 132, तो एफ की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी 48। तो ये बेटा हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी गई है। ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं बल्कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हमारे पास ये जो उसके चारों साइडें होती हैं उनके एंगल जो हैं वो 90 के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखनी है और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जी बेटा उन्होंने एक वैल्यू दी है हमें 52, वो है बी ई सी, और हमने फाइंड करना है ए डी बी और ए सी डी। ए डी बी, ए डी बी मतलब कि ये साइड बतानी है और ये साइड बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, हमने फाइंड करना है ए डी बी, हम एड कर रहे हैं कि ये है
एडीबी इस तरह की चीज़ें लेकर चलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने इसको एक्स की इक्वल लेट कर ली है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अगर आप देखें यहाँ पे कि ए डी बी जो है वो इक्वल है इसके, यहाँ पे ये जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, और ये 52 जो है जिसकी इन्होंने कहा है बी ई सी 52 है, तो हमारे पास ये वर्टिकल ऑपोजिट होगा, ये वाली साइड जो है वो भी 52 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले तो बताएंगे कि ए एंगल जो है ए ई डी इक्वल है एंगल बी ई सी के है। ये समझ आ गई क्या है ये चीज, ठीक है। अब चलें जी, अब इसकी वजह क्या है हम यहाँ पे बताएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट, इसकी रीजन आ गई। अच्छा जी, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी, जो कि क्या है से, अब इसमें हमारे पास जो एंगल ए है एंगल एक्स डी एक्स है, तो एक्स, तो अब हम इन तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उन उसमें तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, वन, ठीक है। तो एंगल ए एंगल ई प्लस एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, ए जो है वो भी एक्स है, तो हमारे 52, डी हमारे पास एक्स है इक्वल टू प्लस 2 52 माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस 2 को तो आपके पास आ जाएगा 8 की 20, टू एक्स, और यहीं से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 को 28 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 देगा। अब x के लिए था हमने ए बी बी के, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14, यहाँ पे 128 बनता था, तो 128 के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू सॉल्व करनी है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो 128 के अकॉर्डिंग हमारे पास 14, 2 6 12, 264 बनेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 264 आएगी, ठीक है, जो कि है ए डी बी 64। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए सी डी, हमारे पास जगह यही बची है, चलिए इसी में सॉल्व करते हैं। शेप को थोड़ा क्लोज कर लिया हमने, हम यहाँ पे भी ए सी डी को लेट कर लिए एक्स के इक्वल, और यहाँ पे हम ट्राइंगल जो लेंगे वो लेते हैं ए डी, यहाँ पे हम ट्राइंगल कौन सी लें जो हमारे लिए इजी रहे, तो हम लेते हैं ए डी सी, ये वाली ट्राइंगल, ये ठीक है। अब इसमें ये जो है ये 90 का एंगल बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, अभी जो हमने इसको लेट एक्स लेट किया था और सी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये ए डी सी जो है हमारे पास एक क्या बनी है, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। चलें जी,
अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इसका रेफरेंस जो है वो आपको पता है, यही वाला हम देंगे। तो ए पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 64 ही है, प्लस डी हमारे 20 बनेगी क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, और सी हमने फाइंड करना है 180। 64 प्लस 90 हमारे पास 154 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 154, तो आपके पास 26 वैल्यू आ जाएगी। 10 माइनस 6 और 7 माइनस 5, तो ये एंगल सी की वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे ये एंगल सी कैसे बन गया? अब ये देखें, ये ए डी सी हमने ट्राइंगल बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल सी पे हमारे पास ये वैल्यू बनती थी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी डी भी यही बनता था, ए सी डी। तो हम इस सी को ये भी कह सकते हैं ए सी डी। यहाँ पे ये जो चीज़ हमने स्टेप लिखा था इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 26, तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसमें उन्होंने हमें एक पैरेललोग्राम दी है, जिसमें उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ भी दी हैं और हमने फाइंड करना है ए डी ई। इट मीन्स कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। पैरेलल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है 65, और ये जो है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब हमने अगर ये वाली इसका एंगल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे 65 और इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 के इक्वल कर देंगे। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पैरेलल लाइंस पे इंटीरियर एंगल जो हैं उनका सम जो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले जो एंगल है ना हमारे पास, वो क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और इनका सम 180 के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास ए डी ई प्लस बी ए डी इक्वल हो इसके 180 के। अब यहाँ पे हम बताएंगे इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ए डी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो तो हमने फाइंड करनी है। ए डी ई, बी ए डी की वैल्यू क्या है 65 इज इक्वल टू 180। 65 को उस तरफ ले जाएं, तो ए डी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो कितना होता है बेटा 115। तो हमारे पास ए डी ई की वैल्यू आ गई कितनी 1। ये था हमारे पास पार्ट 1, और इसका पार्ट 2 जो है उसको कहते हैं सी बी ई की वैल्यू बताइए क्या होगी। सी बी ई, ये वाली वैल्यू बतानी है क्या होगी। अच्छा जी, अब उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, हमारे पास ये 65 है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 65 होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली साइड नहीं है। अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 को 180 से माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ आई? तो अब सेकंड पार्ट के लिए हम बताएंगे कि डी ई सी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, डी एंगल डी ई बी प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180। यानी कि समझे ये कौन कौन बन रहे हैं? डी बी जो है वो ये मतलब कि 125, और बी ई सी जो है हमारे पास बी ई सी ये वाला
इन दोनों का सम 180 के इक्वल। यहाँ पे हम बताएंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमारे पास डी ई बी जो है वो 125 है और बी ए सी हमें फाइंड करना है 180। अब जी हमारे पास 125 को उस तरफ ले जाओ तो एंगल बी ई सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125। कितना आता है बेटा? 55। तो एंगल बी ई सी जो है हमारे पास 55 आ गया। इट मीन्स किसकी वैल्यू आई है हमारे पास 55? इसकी वैल्यू आई है 55। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई एक ट्राइंगल से। अब हम ये फाइंड कर लेंगे, ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसमें दो वैल्यूज मौजूद हैं, थर्ड फाइंड कर लेंगे हम। तो जी हमारे पास ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? बी ई सी। तो हम इसमें क्या करेंगे? एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 के। अब एंगल बी जो है वो हमने फाइंड करना है। एंगल ई पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो 55 है और सी पे हमारे पास 65 है क्योंकि वो अपोजिट एंगल्स थे। तो इज इक्वल टू 180। 55 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 120। और ये बी वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 180। 120 उस तरफ माइनस कर दें तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया 60। तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। एंगल बी जो है उसको हम नाम दूसरा दे सकते हैं सी बी ई का भी, सी बी ई ये भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है और उसी के साथ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई हुई है। हमने फाइंड जो करना है वो बी ए डी फाइंड करना है। बी ए डी कौन सा बनता है जी बेटा? बी ए डी मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरी वैल्यू है बी सी ई। बी सी ई इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कहेंगे कि बी ए डी जो है वो इक्वल है 46 के। अब वो क्यों है जी? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस पे इस तरह से एंगल बन रहे हैं तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। या आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी, इस तरह भी बता सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 सोल्व। सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहले हम इसको रिमूव कर दें। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए भाई हम क्या करेंगे? हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई? इसकी वैल्यू आई बल्कि 46। इसकी 46 है तो ये भी हमारे पास 46 होगा। ठीक है, 46 हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 92। टोटल हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 92 का। ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे किस तरह से बताएंगे कि डी बी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, STRIGHT, स्ट्रेट लाइन। वो कौन सी लाइन है? ये DBE एक है स्ट्रेट लाइन। और फिर हम इसमें बताएंगे क्या चीज़ कि ये एंगल भी जो है वो 46 है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि सी डी बी इक्वल है सी बी डी के, जो कि हो जाएगा 46। ओके, नेक्स्ट हम कहेंगे यहाँ पे सी बी डी प्लस सी बी ई इज इक्वल टू 1।
अब ये क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इन दो 180 के इक्वल, इसलिए हमने 180 के इक्वल कर दिया। अब सी बी डी हमारे पास 46 था, सी इज 180, 40 तरफ ले जाएं तो सी माइनस 4 तो हमें आएगा बेटा 334। सी बी ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी हुई है, ये वैल्यू फाइंड मिल गई है हमें और ये सेम है, तो हम इसको लेट कर लें कि लेट बी सी ई है वो एक्स, तो हमारे पास ई सॉरी ये सी ई बी भी जो है वो भी एक्स ही होगा। दोनों सेम एंगल है, ये वाला और ये वाला आइसोसेलेस में दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों सेम हो गए। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं सी बी ई, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि एंगल्स ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल। तो सी जो है हमारे पास एक्स है, बी जो है वो हमने अभी निकाला है 134, बी के ऊपर हमारे पास 134 बन रहा था 134, और प्लस ई के ऊपर हमारे पास क्या है, ई पे भी हमारे पास एक्स है इज इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 134 इक्वल टू 180 और 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 हमारे पास है 26, 2x और x इक्वल 6 साइड तो 20 इक्वल टू 23, तो ये बेटा हमारे आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमने क्या करना है, ये रोहम्बस दी हुई है हमें, तो रोहम्बस जो है उसमें हमारे पास ये जो समझें कि छोटा भाई है स्क्वायर का, तो जिसमें इसके जो 4 साइडेड फिगर है ये भी हमारे पास, और इसमें जो एंगल्स हैं वो सेम नहीं होते, जैसा कि स्क्वायर में हमारे पास ये जो चारों एंगल थे वो 90 के थे, यहाँ पे चारों एंगल 90 के नहीं हैं, यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में सेम है, और ये वाला डायगोनल जो है ये आपस में सेम होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो इंटीरियर एंगल है वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं, इंटीरियर जो डायगोनल्स हैं वो आपस में जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे ये 90 का एंगल बनाते हैं, दो डायगोनल्स। ये थी स्टोरी रोम्बस की। अब बात आती है क्वेश्चन के ऊपर, हमने 3x प्लस 7 आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और एक है 2x प्लस 53, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने पहले डायग्राम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें ये ठीक, ये डायग्राम हम रोम्बस की बना रहे हैं, एक्यूरेट तो नहीं बनेगी बहरहाल। अब मैंने आपसे कहा कि ये पूरा और ये कंप्लीट, ये क्या है आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, तो अगर हम इसके बीच से डायगोनल लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी आपस में, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दें डायगोनल लाइन, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी आपस में। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर दूसरी चीज़ कि इसकी जो साइडें हैं ये पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, ये दो लाइंस पैरेलल हो गई,
ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई लाइन मौजूद हो तो उसका जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में उन दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा 180 के। क्लियर? तो अगर हमारे पास एक ये लाइन है पैरेलल और दूसरी ये लाइन है पैरेलल, अब इनके बीच से ये वाली लाइन ड्रॉ हो रही है। अब इसका इंटीरियर एंगल ये बनेगा, ये वाला, और दूसरा एंगल ये दो इसके इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और इन दो का सम जो है वो क्या होगा, एक ये वाला और दूसरा बेटा ये, इन दोनों का सम हमारे पास 180 के इक्वल बनेगा। अब फिर तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ से एक साइड की वैल्यू दी है वो है 2x प्लस 53, ठीक है, और यहाँ से भी एक साइड की वैल्यू दी है वो है 3x प्लस 7। अब अगर एक साइड की इस साइड की 3x प्लस 7 है तो ये साइड भी 3x प्लस 7 बनेगी। सेम ऐसे ही अगर नीचे आए 2x 53 जो है वो इस साइड की है तो इस साइड की भी हमारे पास 2x प्लस 53 बनेगी। और अगर पुरानी बात पे आए, पहले जो बात की है कि इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, तो अब ये जो टोटल है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास डबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाली साइड जो है ये भी डबल हो जाएगी क्योंकि एक साइड हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो दूसरी भी सेम यही होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आंसर के अंदर 2 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 50 है, ये इक्वल है 180। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 के होता है। इंटीरियर एंगल जो है किसका, यहाँ पे DC पैरेलल है AB के, ये बताएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हों तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। तो अब आप इनको क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6x आ जाएगा, फिर प्लस 7 टू द 14, फिर प्लस 4x, फिर प्लस 53 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 106 इज इक्वल टू 180। अब 6x प्लस 4x आपके पास होगा 10x, 4 प्लस 106 आपके पास वैल्यू बनेगी 20 इज इक्वल टू 180। 120 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 20 तो आपके पास वैल्यू 60 आ जाएगी। इस तरफ है 10x, हमने फाइंड करना है तो 10 उस तरह डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 60 बाय, तो x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। ठीक हो बेटा? तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रेपीजियम को भी हम x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि क्या करेंगे। अब ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल हैं और ये लाइन आपके पास मौजूद है, तो ये इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे और इंटीरियर एंगल्स का सम अभी हमने लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस किया, वो होता है 180 के इक्वल। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही कहानी को दोहराएंगे कि 5x प्लस x, एक ये एंगल 5x है और ये एंगल x है, तो जो कि इक्वल होगा हमारे पास 180 के। और यहाँ पे हम बताएंगे क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ AB पैरेलल है DC के, ठीक है। तो हमारे पास 5x प्लस x 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
30। अब एक हमने ये लाइन पैरेलल वो इंटीरियर एंगल्स कर लिया। अब आप ये वाली लाइन भी ले लें, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही है ना हमारे पास लाइन। तो इन दो का सम भी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? 180 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 2.2 दी हुई है। तो 2.2x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इसका हम रेफरेंस देंगे वो देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी पैरेलल डी सी, क्योंकि यहाँ पे भी पैरेलल तो वही दो लाइन है ना, ए बी और डी सी। तो अब 2.2x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30। तो उसकी जगह पे पुट कर देते हैं 2.2 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। आप 2.2 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 66। कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 66 को उस तरफ आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 66। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 114। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 11 है। 11 में हमारे पास काइट मौजूद है। काइट में इन्होंने पैरेलल लाइंस भी दी हुई हैं। वो पैरेलल लाइंस ही हमें इक्वल ये साइन जो हैं ये शो करवा रहे हैं कि ये आपस में इक्वल हैं, और ये लाइन आपस में इक्वल है। ठीक है। इट मीन्स कि ये जो 25 हमारे पास ये 25 है, तो ये भी हमारे पास 25 होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल है डी ए ई इक्वल है बी ए ई के। ठीक है। और उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 25। हमने फाइंड क्या करना है? ए बी डी, हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 25 हो गई। ये ई पॉइंट के ऊपर आपके पास जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। ये जो काइट के डायगोनल्स है ना, ये आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपके पास 90 का एंगल बनता है। ठीक है। मेरे पास इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है, तो आपके पास बुक भी आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो इस बुक में के इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में इसका एक वो टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने डायगोनल ये काइट के बारे में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि डायगोनल्स के ऊपर जो है एंगल वो 90 का बनता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम? ए ई बी। ठीक है। ए ई बी ये ट्राइंगल ले रहे हैं। इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू भी 25 आ गई जो कि हमने प्रूफ की है अभी। ओके। ये हमने फाइंड करना है और ई हमारे पास 90 है। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 के। तो यहाँ पे रेफरेंस देंगे all the angles sum of triangle A E B। ठीक है। all the angles of a triangle, जो कि हमारे पास उन सबका सम जो है वो 180 के इक्वल आ गया। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे 25 होगी जो कि हमने अभी प्रूफ भी की है। तो ए पे हमारे पास 25 वैल्यू आ गई। ई पे हमारे पास 90 की वैल्यू है और एंगल बी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। 25 प्लस 90 हमारे पास 115 हो जाएगा प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी इज इक्वल टू 18 माइनस 15। ठीक है। तो हमारे पास एंगल बी जो है वो आ जाएगा 65। अब आप एंगल बी को 65 भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको ए बी डी भी हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दोनों चीजें एक ही हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है? सी बी डी।
CBD, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये 45 है तो ये वाली साइड भी तो 45 होगी ना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम है। तो इसको इक्वल हमारे पास हाफ डिवाइड किया हुआ है, तो ये 45 हुआ तो ये भी 45 है हमारे पास है। तो अब यहाँ पे हम ट्राइंगल ले सकते हैं CEB। क्लियर हो गया। अब हमने ट्राइंगल चेंज कर दी है, CBE ले रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो B की वैल्यू है वो फाइंड करनी है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब आप कहेंगे ऊपर भी B हमने फाइंड किया, अब दोबारा भी फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा वहाँ पे ट्राइंगल ये थी और अब ट्राइंगल ये है, जिसमें C की वैल्यू हमारे पास 45 होगी। यहाँ पे हम पहले उसकी वैल्यू कंफर्म कर देते हैं कि अगर DCE वो BCE के उसकी वैल्यू 40। क्लियर। अब हम कहते हैं यहाँ पे एंगल C प्लस E प्लस C इक्वल टू 180। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स ऑफ 180 के होता है। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, CEB है। तो जी C की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 44, E की वैल्यू हमारे पास 90 रहेगी यहाँ, और एंगल B हमने फाइंड करना है 180। 44 प्लस 90 कितना होता है जी 134, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। 134 उस तरफ ले जाएं तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 134, माइनस कीजिए हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ से हमारे पास 7 माइनस 4 46। एंगल B की वैल्यू हमारे पास 46 आ जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल B जो है इसको हम CBD भी कह सकते हैं, CBD इक्वल टू 46। ठीक है। मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, सॉल्यूशन आंसर सेम है। मतलब कि आपको स्कूल में किसी और मेथड से करवा रहे होंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। तो मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, जो आपके लिए इजी होगा आप वही मेथड यूज़ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल दी है। रेक्टेंगल में हमारे पास उसकी हम शेप भी थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस शेप में होती है। इसके जो चारों एंगल हैं वो 90 के होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल भी होती हैं। अब उसने कहा है कि ABCD एक ट्राइंगल है, E जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम इसको ABCD, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की और उसने कहा E जो है इसका एक ये मिड पॉइंट है, ये जी हमारे पास एक मिड पॉइंट आ गया E। तो फिर वो कहता है एंड CED जो है, CED यहाँ से ये एंगल इस तरीके से और फिर ये जो है आपस में वो कितना है हमारे पास 118। वो कहता है फाइंड करो ADE। ये एंगल बताइए कि ये एंगल क्या होगा। और उसके बाद दूसरा वो कहता है DCE, और ये वाला एंगल बताइए कि ये एंगल क्या होगा। क्लियर हो गया। यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए हैं आप लोग। तो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास DEC जो है, ये एक जो ट्राइंगल बन रही है, ये बेटा हमारे पास एक ना एक्यूरेट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। ठीक है। कौन सी ट्राइंगल बनेगी, आइसोसेलेस, क्योंकि ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है वहाँ से एंगल्स ड्रॉ हुए हैं, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से दोनों तरफ से हमारे पास सेम ही एंगल्स बनेंगे ना, ये और ये। तो ये आइसोसेलेस है, तो हमारे पास ये x है तो ये भी x होगा, और ये हमारे पास 118 है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाम उनके क्या दिए हुए हैं, इसका डी है, इसका ई है और इसका सी है। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं डी ई सी, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 118 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल है, डी ई सी। तो जी x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 118 को आप उस तरफ ले जाएं तो 180 18, तो बेटा माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 62, 2x, और x फाइंड करना है तो 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 62 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31। तो ये वैल्यू आई है हमारे पास बेटा 31। अब आप कहेंगे कि हमने इसको एक्सलेट करके हमने x की वैल्यू ही पहले क्यों निकाली है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने देखा ही नहीं कि फाइंड क्या करने को बोला है, वो भी बल्कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमने अब पहले जो है पार्ट 2 जो है वो हमने पहले फाइंड कर लिया, डी सी ई ये वाली साइड जो है हमने पहले फाइंड कर ली है। तो डी सी ई जो है हमारे पास वो कितनी होगी 31। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, डी ए डी ई ये वाली साइड फाइंड करनी है। हमारे पास राइट ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल में कॉर्नर जो है वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये 90 का होता है, तो 90 में हमारे पास एक साइड तो 31 है, तो दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि 31 प्लस ए डी ई जो फाइंड करना है वो इक्वल हो जाएगा 90 के, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 90 है ना, ये वाली साइड कॉर्नर जो है वो टोटल तो 90 का है रेक्टेंगल में। तो जी अब हम क्या करेंगे, 31 को उस तरफ ले जाएंगे तो ए डी ई इक्वल टू 90 माइनस 31, तो हमारे पास यहाँ पे 959 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ पे आप ना रेफरेंस भी दे सकते हैं कि ये ए डी सी जो है ये एक राइट एंगल है, यहाँ पे ए डी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये इसका रेफरेंस भी आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमारे पास एक पैरेललोग्राम मौजूद है। पैरेललोग्राम जो है ये रेक्टेंगल का भाई है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में एंगल्स जो हैं चारों वो इक्वल होते हैं, सेम होते हैं 90 के, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें पी क्यू आर एस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। फिर अब इसने कहा है कि क्यू पी आर, यहाँ से ये अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला एंगल इन्होंने दिया है 42। ठीक है, फिर उसमें क्या है क्यू आर एस कहाँ है जी हमारे पास, क्यू आर एस ये टोटल जो है हमारे पास, ये हमारे पास 70 है। और फिर वो कहता है फाइंड कीजिए क्या पी क्यू आर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और पी आर क्यू इसकी वैल्यू बतानी है कि ये क्या होगी, क्यू आर एस। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब चलें शुरू करते हैं। तो जी अब एक चीज़ तो आसान है, पी क्यू आर फाइंड करना है। पी क्यू आर ये चीज़ तो फाइंड करना आसान है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक जो है एंगल वो 70 है और दूसरा हमने फाइंड करना है, तो हम इस एंगल का नाम क्या दे सकते हैं, एस आर क्यू।
SRQ प्लस PQR, जो कि हमने फाइंड करना है। PQR इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं इंटीरियर एंगल का जो सम है ये यहाँ पे आप कहेंगे PQ पैरेलल है SR के। अब SRQ की वैल्यू क्या है जी बेटा, हमारे पास 70 प्लस PQR इज इक्वल टू 180। 70 उस तरफ जाकर माइनस कर दें तो PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। तो PQR जो है हमारे पास वो 110 आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 110, सॉरी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास वो है PRQ। PRQ की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। PRQ इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली, ये हमने एक ट्राइंगल ली, इसकी वैल्यू हमारे पास है 110, इसकी वैल्यू है 42 और ये फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, 42 प्लस 110 प्लस P, सॉरी यहाँ पे हम P लिख लेंगे, PRQ इज इक्वल टू 180 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का जो सम है वो इक्वल होता है 180 के। ट्राइंगल हम यहाँ पे कौन सी बना रहे हैं, PRQ, तो PRQ का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे 42 प्लस 110 152 प्लस PRQ इज इक्वल टू 180। 152 को उस तरफ ले जाएं तो PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 28 PRQ। तो ये बेटा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस किसका भाई है, फौरन से अब माइंड में आ जाएगा, स्क्वायर का, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया जो कि लग नहीं रहा यहाँ पे। तो जिस स्क्वायर में क्या ये रोम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, और साइडें सारी इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे उसने इनको नाम दिया हुआ है W X Y Z। जब भी आपने कोई डायग्राम खुद से बनाएंगे और उनको नाम देंगे तो तरतीब से चलेंगे आप, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट से आपने टॉप पे जाना है, फिर टॉप से लेफ्ट पे आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से आप चलेंगे, ऐसा नहीं है कि WX फिर यहाँ पे Y लिख दिया और यहाँ पे Z, ऐसे गलत हो जाएगा आपका, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर हमारा सही क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब WXY क्या है हमारे पास, WXY ये वाला एंगल उन्होंने दिया है 108, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि फाइंड करना है XZY। XZY इट मीन्स कि अगर हम इसको हाफ कर दें यहाँ से तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने। अब क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो किसके है, 108 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास इसका टोटल भी जो है वो 108 के इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट तो हमने कहा था रोम्बस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको x कहें तो ये भी x होगा, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि XZY जो कि हमने फाइंड करना है वो है x। तो हमारे पास दोनों एंगल्स ये कितने हो जाएंगे, हम इसको नाम देंगे WZY, WZY ये टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है। अब हम इन ऑपोजिट एंगल्स को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि WZY जो है वो इक्वल है WXY के, WXY
एक्स वाई के, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल हैं रोम्बस के। ठीक है, तो डब्ल्यू सी वाई की वैल्यू हमने क्या बनाई है जी, 2x, और डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 108। x फाइंड करना है तो 2 उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 108/2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 54। तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड करना था। ये y z सॉरी x z w जो z y जो है, x z y 54। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, x y z, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एक्स वाई जी सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जी प्लस 108, एक ये पैरेलल लाइंस, ये इंटीरियर वो आ गया हमारे पास, ये वाली लाइन आ गई, और ये हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दो का सम 180 के। ये वाला फाइंड करना है, इसका हमें दिया हुआ है 108, तो इन दोनों को जमा करके हम 180 के इक्वल कर देंगे। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं किसके, एक ये डब्ल्यू एक्स पैरेलल है जी वाई के, इन पैरेलल लाइंस का ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स वाई जी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 108 के, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, 72 एक्स वाई जी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप वीडियो को ब्रेक लगाकर ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करके, क्योंकि नीचे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो, मैं यहीं पे इसके फर्दर जो लास्ट पार्ट है वो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो लास्ट पार्ट में वो कहता है एक्स डब्ल्यू वाई फाइंड करना है। एक्स डब्ल्यू वाई क्या है जी हमारे पास, एक्स डब्ल्यू वाई, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है बेटा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो हमने वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जी की, मैं अगेन एक रोम्बस बनाता हूँ जिसमें आपको समझा देता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये वाली वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू जो है वो इस टोटल के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम इसका ये डायगोनल ड्रॉ करें तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसका हाफ फाइंड करना है। मतलब कि इजीली अगर मैं आपको बताऊं तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये लास्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। 72 को हाफ कीजिए तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 36। ये इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको उसके बावजूद भी सोल्यूशन इसका बता देता हूँ कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे बताएंगे कि एक्स वाई जी जो है वो इक्वल है एक्स डब्ल्यू जी के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स डब्ल्यू वाई जो है, इसको अगर हम एक्स कहें तो ये भी हमारे पास एक्स होगा, तो 2x, सेम यही वाली कंडीशंस यूज हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, जो कि एक्स डब्ल्यू वाई बनता है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमारे पास ट्राइंगल किस शेप में होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल की बात नहीं, बल्कि ट्रेपीजियम की शेप किस शक्ल में होती है। कॉर्नर तो इसके भी 4 ही होते हैं, हम कुछ ना इस शेप में बना लेते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है,
और इनको नाम देते हैं हम ए, बी, सी और डी। ट्रेपीजियम में 2 लाइन्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं बस। अब जी बी सी डी ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है जी हमारे पास 52। और उसके अलावा और क्या है जी ए डी सी ये वाली वैल्यू जो है बेटा हमारे पास वो है 62। ठीक है, अब वो कहता है कि ए बी डी फाइंड करें। ए बी डी, लो जी ये चीज़ फाइंड करनी है हमने। और क्या फाइंड करना है सी बी डी और ये चीज़ बतानी है कि ये हमारे पास क्या होगा। क्लियर हो गया बेटा? चलें शुरू करते हैं अब। तो बेटा क्या करेंगे हम, चलें जी एक और चीज़ का ख्याल करना है। यहाँ पे इन्होंने एक और स्टेटमेंट बताई है कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। ए बी ये जो है इसके इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन। इट मीन्स कि यहाँ से इसका ये और ये आपस में सेम है। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। सबसे पहले बेटा हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी ए बी कौन सा एंगल है ये वाला, प्लस ए डी सी ये टोटल जो कि 62 दिया हुआ है। ए डी सी इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है 180 के, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस की। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए बी डी सी। ठीक हो गया। अब बी ए डी हमने फाइंड करना है, डी ए बी सॉरी, प्लस ए डी सी की वैल्यू हमारे पास 62 है, तो डी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 62। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 माइनस 2 8 18 118। ये हमारे पास बेटा इसका डी ए बी आ गया, हमारे पास डी ए बी इसका एंगल। अब ये देखो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रही है जिसमें ये वाली एंगल और ये वाला एंगल सेम और ये बीच का एंगल हमारे पास हमें पता है 118 है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए डी बी। ए डी बी हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास x प्लस 118 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 के। यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस क्या होगा बेटा the sum of all the angles of triangle of A D B। चलें जी x प्लस एक्स 2x प्लस 118 को आप डायरेक्ट दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास 180 माइनस वैल्यू क्या आएगी 62। 2x इज इक्वल टू 62। x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू 62 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आपके पास 31। तो ये जो x है यही आपने लेट किया हुआ था जो कि हमने फाइंड करना था ए डी बी। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये ए बी डी जो है वो इक्वल है 31 के। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट तो जी सी बी डी फाइंड करना है। यहाँ बेटा आप देखें ये वाली वैल्यू ये साइड तो हमने फाइंड कर ली है, ये वाली साइड। ठीक है, ये साइड हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे इन दोनों ये वाला एंगल और ये टोटल एंगल इन दोनों को सम करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टोटल का वैल्यू आ जाएगी, इस टोटल की वैल्यू आ जाएगी। और उसमें से हम ये जो मैंने हाईलाइट किया था ये माइनस कर देंगे 31 मतलब कि माइनस कर देंगे तो हमारे पास
ये CBD आंसर आ जाएगा। चलें जी, हम कहते हैं DCB, ये वाला एंगल जो है DCB प्लस CBA, मतलब ये टोटल एंगल CBA इक्वल हो जाएगा 180 के, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के। ओके, तो हमारे पास 52 प्लस CBA इक्वल हो जाए 180 के। CBA इक्वल टू 52 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बेटा वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 128। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि x यहाँ पे है ना, हम नाम दे देते हैं ABD प्लस CBD। समझ रहे हैं ना? ABD ये वाली साइड और CBD ये वाली साइड, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 128 के, क्योंकि ये टोटल तो हमारे पास 128 आया ना, 128 के। तो अब हमारे पास ABD जो है उसकी वैल्यू 31 है और CBD हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 31 को उस तरफ जाकर माइनस करते हैं आप, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 97। तो ये बेटा हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा उन्होंने काइट की बात की है। हम पहले एक काइट ड्रॉ कर लेते हैं। काइट कुछ इस टाइप की होती है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। तो यहाँ से एक अगर हम डायगोनल ड्रॉ कर दें तो यहाँ से हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हमें शो होती हैं, ठीक है। अब हम ये काइट के अकॉर्डिंग हम नाम दे देते हैं। नाम क्या है जी? PQRS। तो जी ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, PQ QR के इक्वल है। PQ QR के इक्वल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया काइट के बारे में। ऐसे ही PS इक्वल है RS के। ये PS जो है वो इक्वल है RS के, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। फिर वो कहता है QPR जो है वो 42 है। QPR कौन सा बनता है? Q से P फिर P से R, ये वाला एंगल, ये जो है 42 है। ये 42 है तो बेटा हमारे पास ये भी 42 ही बना। ओके, फिर वो कहता है PSR। PSR ये वाला जो है वो हमारे पास कितना है? 64 है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला एक्स तो भी होगा, जैसे कि नीचे आइसोसेलेस है ऊपर भी आइसोसेलेस ही है। आइसोसेलेस की डेफिनेशन क्या है? उसमें दो एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बेटा उसमें उसने कहा है कि PRS फाइंड कीजिए। PRS मतलब कि ये वाला एक्स फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 64 इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो हमारे पास, तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं बेटा सम ऑफ PRS, ये जो ट्राइंगल ऊपर वाली। तो x प्लस एक्स 2x, 64 को दूसरी तरफ ले जाओ आप, 80 माइनस 64, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 116। तो 2x, x इज इक्वल टू 116 के साथ 2 डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 2560। तो ये x की वैल्यू जिसको आप नाम दे सकते हैं PRS का।
58। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो है हमने पी क्यू आर फाइंड करना है। पी क्यू आर क्या है जी? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ था, शेप ऑलरेडी बनाई हुई थी 42 + 42 और थर्ड इसको हम अगर हम x का नाम दे दें तो ये फाइंड, बल्कि y का नाम दे दो ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो 42 + 42 प्लस इज इक्वल टू 180। यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि सम ऑफ ट्राइंगल जो है पी क्यू आर। ठीक है। 42 + 42 84 प्लस इज इक्वल टू 180। 84 उस तरफ माइनस कर दें तो y इज इक्वल टू 180 y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 96। लें जी बेटा, हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।